प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक प्रश्न समझा रहे हैं। आज का प्रश्न है सॉल्व d4 प्लस 2d3 प्लस d स्क्वायर ब्रैकेट में और y बराबर 0। इसका मतलब ये है ये आपको एक प्रश्न दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये। और जैसा कि आपको बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशंस कई कैटेगरी की होती हैं। उसमें एक इक्वेशंस होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव्स जो हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका अवकलन एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, कितनी बार हो सकता है। लेकिन किसी भी डेरिवेटिव्स के ऊपर पावर जो है एक के अतिरिक्त दूसरी नहीं होगी, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर नहीं होगी। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके ऊपर भी पावर एक ही होगी। और इसके अलावा डेरिवेटिव्स जो हैं उनके और डिपेंडेंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट होंगे, x और y के फंक्शंस नहीं होंगे। क्लियर? तो देखिए, एक बात तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। आपको हमने बताया था ये d लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, और dy लिख देंगे ऐसे करके तो y यहाँ पर और आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। यदि ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है डिपेंडेंट वेरिएबल का 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पर जब हम ये लिख देंगे तो इस पूरे का मतलब हो जाएगा ये डी एक्स स्क्वायर ऑफ y, और ये और ये दोनों अलग हैं। इसका मतलब ये है एक बार पहले डिपेंडेंट वेरिएबल का अपकरण किया गया है और जो आपको फल प्राप्त हुआ है उसका आपने वर्ग कर दिया है। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका आपने 2 बार अपकलन किया हुआ है। तो एक बात तो ये है कि अगर प्रश्न आपका इस रूप में दिया होता है तो जैसा कि गणितज्ञों ने कहा है, अपनी सुविधा के लिए पहले हम इस फॉर्म में कर लेते हैं और उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्योंकि आपका प्रश्न जिस फॉर्म में होना चाहिए उसी फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर आपका अपकलन समीकरण हल कर रहे हैं तो हमने लिख दिया गया अपकलन समीकरण जैसा है वैसा लिख लिया। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर 4 बार अपकलन हुआ है, यहाँ पर 3 बार अपकलन हुआ है, यहाँ पर 2 बार अपकलन हुआ है। y यहाँ पर भी लिखा था, y यहाँ पर भी लिखा था, y यहाँ पर भी लिखा था। इस y को बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट के बाहर निकाल के y यहाँ पर लिख दिया है। अंदर लिखना चाहे तो अंदर भी लिख देंगे, लेकिन निकालना फिर आकर को y बाहर ही अच्छा लगता है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो है 1 है, इसका यहाँ पर कोफिशिएंट प्लस 2 है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट प्लस का 1 है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो डेरिवेट्स हैं, 1 बार अपकलन हुआ है, 2 बार अपकलन हुआ है, 3 बार अपकलन हुआ है, 4 बार अपकलन, कितनी बार भी अपकलन हो, उसका गुणांक जो है वो x का और y का वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। इसलिए ये कहलाती है इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और लीनियर का मतलब होता है इनके किसी की भी पावर 2 नहीं है। ठीक? तो इन प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक समीकरण बनाते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक समीकरण और इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशंस, जिसको मैं संक्षेप में AE लिख देता हूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाने के लिए जहाँ जहाँ D है वहाँ पर हम M कर देते हैं। यदि बाय द वे कोफिशिएंट्स की जगह M दिया हो कहीं
तो फिर हम m नहीं करते हैं, लैम्डा कर लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य है जो संकेत प्रश्न में दिया हुआ है एक्सिलरी इक्वेशंस उन संकेतों में नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारी एक्सिलरी इक्वेशंस बन जाएगी m की पावर 4 2 प्लस के d की पावर m की पावर 3 प्लस m की पावर 2। तो इस प्रकार से ये आपकी सहायक समीकरण बन गई, एक्सिलरी इक्वेशंस बन गई। अब आप इस एक्सिलरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब ये है इसके मूल निकालेंगे, m के कितने ऐसे मान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो चूंकि ये m में 4 घातांक का समीकरण है, इसलिए समीकरणों के सिद्धांत के आधार पर ये तो तय है कि m के 4 मान निकल के आएंगे, राजी से या कुराजी से। कहने का मतलब ये आपको अगर 3 मान दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब 1 मान निकालने में आप कहीं गलती कर रहे हैं, 1 मान और होगा। क्लियर? आपको 4 मान निकालने ही पड़ेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इसमें m की घातांक 2 कॉमन ले ली, तो इस लाइन से हमें लाइन प्राप्त हो जाती है m की पावर 2 इंटू m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 बराबर 0। और इसके फिर फैक्टर करे जाएंगे, ये तो वैसा का वैसा लिख जाएगा m स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उसी सिद्धांत के आधार पर इसके लिए हम लिख सकते हैं m प्लस 1 की पावर 2। अब एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। कायदे में ये एक फैक्टर नहीं है, ये 2 फैक्टर हैं। ये आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। ये लिखा m स्क्वायर m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपका लिखा हुआ है m गुणा m प्लस 1 गुणा m प्लस 1 बराबर 0। एक बार इसे 0 मानेंगे तो m का मान निकल के आएगा, अर्थात एक्सिलरी इक्वेशंस का रूट निकल के आएगा। एक बार इसे 0 मानेंगे तब निकल के आएगा, एक बार इसको और एक बार इसको। तो वही प्रक्रिया हमने करी है। हमने पहले इसको m स्क्वायर बराबर 0 लिख लिया, इससे m को 2 मान निकल के आएंगे 0 और 0, क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर का मतलब होगा 0। और इसको लिखेंगे m गुणा m बराबर 0। तो इसको m बराबर 0 मानेंगे तो ये वाला मान आ जाएगा, और इस m को 0 मानेंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। इसी प्रकार से ये लिखा है m प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ m1 प्लस 1 गुणा m1 प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार इसे 0 मानेंगे तो m1 प्लस 1 बराबर 0, तो m बराबर -1 आ जाएगा। और एक बार इसे 0 मानेंगे तो m प्लस 1 बराबर 0 से m बराबर -1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने इस समीकरण को हल कर लिया। इस समीकरण को हल करने से आपको m के 4 मान प्राप्त हुए, 0, 0, -1 और -1। क्लियर? तो अब इन्हीं के आधार पर आपको इसका हल लिखना है। तो हमने लिख दिया एक्सिलरी इक्वेशंस का हल बराबर m बराबर 0, m बराबर 0, m बराबर -1 और m बराबर -1। हम देखते हैं यहाँ पर जो एक्सिलरी इक्वेशंस के रूट निकल के आए हैं वे सभी रियल हैं, कोई भी और परमेय है, कोई भी अपरमेय नहीं है और अतिकल्पित भी नहीं है, ना काल्पनिक है। लेकिन इसके अंदर एक रूट का रिपीटेशन हुआ है और दूसरे रूट का भी रिपीटेशन हुआ है। रिपीटेशन से तात्पर्य यह है कि m बराबर 0 जो है 2 बार आया है और m बराबर -1 2 बार आया है। क्लियर? तो देखिए अब इन्हीं के आधार पर हम इसका उत्तर लिखेंगे। इसके उत्तर को हम 4 प्रकार से लिख सकते हैं। आपको जो समझ में आए, जो आपके अभ्यास में हो उसको करिए। उत्तरमाला में किस प्रकार से उत्तर दिया है आप इसकी चिंता मत कीजिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, विधि सही होना चाहिए। तो देखिए पहले सबसे पहले तो हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए इसके आंसर लिखा जाएगा c1 प्लस c2x इंटू x की पावर 0। ये m का मान है ना, ये वाला मान लग जाएगा। और अगर एक बार रिपीट और हुआ होता मान लीजिए तो यहाँ पर लिख देते हम प्लस
C3x²। लेकिन चूंकि 2 बार ही हुआ रिपीट, इसलिए इसका आंसर लिख गया। हम इस वाले का आंसर लिखेंगे तो C2 तक यहाँ तक लिख चुके हम। अब एक बार लिखना पड़ेगा हमें C3 और एक बार लिखना पड़ेगा C4। एक के साथ आप x लगा दीजिए, तो हम प्राय बाद वाले के साथ x लगाते हैं जैसा कि यहाँ पे किया था हमने। तो आगे लिखेंगे प्लस C3 प्लस C4 इंटू एक्स इंटू एक्स की पावर -1, और x की पावर 0 बराबर होता है 1, और ये आपकी x की पावर -1 जैसी की वैसी रहेगी। तो आपका ये हल प्राप्त हो जाएगा y बराबर C1 प्लस C2 इंटू एक्स प्लस C3 प्लस C4x इंटू एक्स की पावर -1। इस प्रश्न के उत्तर, यह आपका प्रश्न पूरा हो चुका, यह आपका आंसर आ गया। लेकिन कुछ पुस्तक वाले इस प्रकार से लिखते हैं, कोई पुस्तक वाला इस प्रकार से लिखता है, कोई पुस्तक वाला इस प्रकार से लिखता है, या कभी आपके क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो टीचर जो है कभी इस प्रकार से लिख देंगे, कभी इस प्रकार से लिख देंगे, कभी इस प्रकार से लिख देंगे। वो सभी सही हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको हम सभी लिख कर दिखला रहे हैं। इसमें हमने C1 के साथ में हमने x नहीं लिया था, C2 के साथ में x लिया था। यहाँ पर जो है हमने x की पावर आरोही क्रम में ली थी, असेंडिंग ऑर्डर में ली थी पावर के हिसाब से, हम डिसेंडिंग पावर में ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे C1x प्लस C2 इंटू एक्स की पावर 0 प्लस, अब इसमें भी इसी प्रकार से लेंगे C3x प्लस C4x ब्रैकेट बंद इंटू एक्स की पावर -1, और फिर चूंकि x की पावर 0 बराबर 1 होता है, इसलिए ये वैसा क्या वैसा होता रहेगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा, वो लिखा नहीं जाएगा, और ये वैसा क्या वैसा हो जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, इस x की पावर -1 जो है उसको पहले लिखेंगे, हमने बाद में लिखा है, वे लोग पहले लिखेंगे तो उनको उत्तर ये बन जाएगा। कुछ लोग क्या करेंगे कि x की पावर -1 को लिखेंगे तो पहले, लेकिन x जो है जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, वे लोग लिखते हैं अवरोही क्रम में, तो उनका आंसर ये वाला बन जाएगा। आंसर सभी सही है, आप इस पर विचार कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, तुलनात्मक दृष्टिकोण से देख लीजिए, सबका मतलब एक ही है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। अगली बार आपको हम कोई नया प्रश्न समझाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।